तो ये वीडियो रहने वाली है यूएफसी फाइट नाइट की रीकैप वीडियो, जहां पर क्या इनसेन कार्ड गया है। ये प्रीलिम ले लो या फिर मेन कार्ड ले लो, दोनों ने डिलीवर किया है और मजा आ गया इस कार्ड को देखने में। मेजॉरिटी फाइट्स बहुत ब्रूटल और वॉर्स गई हैं, तो ओवरऑल ये फाइट नाइट कार्ड मेरे ओपिनियन में इस साल के फाइट नाइट कार्ड्स में वन ऑफ द बेस्ट गया है। स्टार्टिंग ऑफ द प्रीलिम में हम मोहम्मद याया और स्टीवन न्यूएन की फाइट को देखते हैं, जहां पर आई थिंक सो मोस्ट नॉकडाउन्स का रिकॉर्ड बन गया होगा, जिधर स्टीवन न्यूएन ने जो मोहम्मद याया के ऊपर बीटिंग को पुट ऑन किया है वो नेक्स्ट लेवल थी। हम पहले ही राउंड में देखते हैं कि मोहम्मद याया 4 या फिर 5 बार नॉकडाउन होता है, फिर सेकंड राउंड में भी वो नॉकडाउन हुआ और हम बोल सकते हैं कि उसने बहुत ज्यादा हार्ड को दिखाया, क्योंकि वो नॉकडाउन होने के बाद भी फाइट बैक करे जा रहा था। बट ओवरऑल स्टीवन न्यूएन मोहम्मद याया के ऊपर बहुत ज्यादा बीटिंग को पुट ऑन करता है और राउंड 2 के बाद इस फाइट को स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि ये देखो ये था मोहम्मद याया का फेस। ऐसा लग रहा था कि मोहम्मद याया का फेस एक एलियन फेस बन चुका है और फाइट को स्टॉप करना मेरी ओपिनियन में बहुत अच्छा डिसीजन था। अब इसके बाद इस कार्ड की मेरी ओपिनियन में सबसे बोरिंग फाइट की बात आती है, जहां पर ईबो असलान की जो बची कुची हाइप थी वो भी अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिधर बिली एलकाना ईबो असलान को बीट कर देता है बाय डिसीजन। बट ये फाइट जैसे मैंने कहा वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग फाइट्स में से एक गई है। दोनों फाइटर्स बेसिकली बहुत ज्यादा स्केर्ड होकर फाइट कर रहे थे, वो दोनों एक दूसरे के हैवी पंचेस को लेना चाहते ही नहीं थे और इसीलिए हम बार बार देख रहे थे कि दोनों में से जब भी कोई बिग पंच को थ्रो कर रहा था तो दोनों एक दूसरे को देखकर लाफ कर रहे थे, हैंड शेक कर रहे थे और ये चीज देखना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। पर बोरिंग फाइट यहीं पर ओवर होती है, क्योंकि इसके बाद बात करते हैं मुस्लिम सैलिकोव और कार्लोस ली की फाइट की, जहां पर 41 इयर्स ओल्ड मुस्लिम सैलिकोव, और ऐसा लग रहा है कि वो अभी अपनी प्राइम में आ रहा है। जब से वो 40 इयर्स का हुआ है उसने 3 फाइट्स की हैं और तीनों फाइट्स को विन किया है और अब तो वो अपनी फाइट्स को फिनिश कर रहा है, जहां पर लास्ट फाइट में वो अपने ओपोनेंट को स्पिनिंग हेड किक से नॉकआउट करता है और अब इस फाइट में वो कार्लोस ली को 1 पंच नॉकआउट करता है। ये फाइट अप्रोक्सीमेटली बस 40 सेकंड्स चली है, जहां पर कार्लोस ली मुस्लिम के ऊपर प्रेशर को डालने की ट्राई कर रहा होता है, बट उसका गार्ड इतना ओपन रहता है कि मुस्लिम सैलिकोव एकदम से अपॉर्चुनिटी को देखकर बैक फुट में रहकर ह्यूज पंच को कनेक्ट करता है, जिसने एब्सोल्युटली कार्लोस ली को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इसके बाद मूव करते हैं प्रीलिम की मेन इवेंट फाइट में, जहां पर ब्राइस मिचेल साइद नूरमागोमेडोव को बीट कर देता है बाय यूनानिमस डिसीजन। अब सारी फाइट्स की प्रेडिक्शन में मेरी बस यही वाली गलत हुई है, जहां पर ब्राइस मिचेल अपना बैंटमवेट का डेब्यू काफी सक्सेसफुल करता है। अब ये फाइट में मैं बोलूंगा राउंड 2 के बाद बहुत बोरिंग गई थी, बट ब्राइस मिचेल अपनी सुपीरियर ग्रैपलिंग को दिखाता है, वो फाइट को ग्राउंड में होल्ड करता है और यहां पर मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूं साइद नूरमागोमेडोव से, जो वैसे तो दागिस्तान से, बट उसकी फाइट देखकर ऐसा लगता है कि उसकी रेसलिंग बहुत ज्यादा वीक है। एक और चीज मैंने नोटिस की है और ये बार बार साइद के साथ हो रहा है कि ब्राइस मिचेल के प्रेशर और लगातार टेकडाउन्स की वजह से साइद नूरमागोमेडोव राउंड 2 ऑनवर्ड्स हमें फेड आउट होता हुआ दिखता है। स्ट्राइकिंग की तो बात छोड़ दो, बट नो लॉन्गर वो अच्छे से टेकडाउन्स को भी डिफेंड कर पाता है, वो बार बार बैक डाउन हो रहा था और इवेंचुअली ब्राइस मिचेल इसके एडवांटेज लेते हुए उसे ग्राउंड में लेके जाकर बीट कर देता है। अब ये फाइट देखने के बाद लग रहा है कि जो ब्राइस मिचेल ने स्विच किया है बैंटमवेट डिवीजन में वो उसकी काफी अच्छी चॉइस रह सकती है, क्योंकि अब वो डिवीजन में अंडर साइज नहीं रहेगा, बल्कि इस फाइट ने ये प्रूव कर दिया कि वो कैसे साइद नूरमागोमेडोव को टेक डाउन कर रहा था। लग रहा है कि बैंटमवेट डिवीजन के कंपैरिजन में उसके पास इनफ स्ट्रेंथ है कि वो अपने ओपोनेंट को ग्राउंड में लेके जाए और वहां पर अपने ओपोनेंट्स को बीट करे। अब पहला राउंड बहुत क्रेजी जाता है, जहां पर ब्राइस मिचेल टेक डाउन्स को फाइंड कर रहा होता है, बट क्योंकि साइद पहले राउंड में फ्रेश होता है तो वो टेक डाउन्स को डिफेंड कर रहा होता है और उसी के बीच में वो एक नी को लैंड कर देता है ब्राइस के ऊपर, जो ब्राइस को स्टन करके उसे नॉकडाउन कर देती है। बट इसकी एडवांटेज साइद नूरमागोमेडोव ज्यादा नहीं उठा पाता है और फिर राउंड 2 ऑनवर्ड्स हम ब्राइस मिचेल के प्रेशर को देखते हैं। उसने साइद नूरमागोमेडोव को बहुत ही ज्यादा कम स्ट्राइकिंग करने दी है और इसी की वजह से वो बार बार टेकडाउन्स को शूट कर रहा होता है और इवेंचुअली उसे फाइट में टेकडाउन्स मिल जाते हैं, जहां पर फिर हम बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी फाइट ग्राउंड में रही है। तो डेफिनेटली नॉट सो एंटरटेनिंग फाइट, बट मेरी ओपिनियन में ब्राइस मिचेल ने बैंटमवेट डिवीजन में एक काफी सॉलिड ओपोनेंट को बीट कर दिया है और अब लेट्स सी कि उसकी रैंकिंग क्या आती है और क्या वो बैंटमवेट डिवीजन को क्लाइम कर पाता है। और अब इसके बाद मेन कार्ड में आते हैं, जहां पर बोग्दान गस्कॉव पहले राउंड में निकिता कराइलोव को नॉकआउट कर देता है। पहले से ही मुझे फीलिंग आ रही थी और एग्जैक्टली ऐसा होता है, जहां पर बोग्दान गस्कॉव बहुत ज्यादा स्पीड है और इसके साथ उसके पास पावर भी काफी है। अब वैसे देखा जाए तो स्टार्टिंग ऑफ द राउंड में निकिता काफी अच्छी फाइट
फाइट कर रहा होता है वो अपनी रीच की एडवांटेज लेते हुए स्ट्रेट पंचेस को थ्रो कर रहा होता है और इसी के साथ लेग किक्स को भी काफी अच्छे वे से थ्रो कर रहा होता है। बट फिर लास्ट मिनट ऑफ द राउंड में बोगदान गस्कॉफ एक बहुत अच्छा काउंटर शॉट को लैंड करता है जहां पर निकिता उसके ऊपर लेग किक को थ्रो कर रहा होता है। बट बोगदान इतना स्पीड रहता है कि वो इसी मूवमेंट में निकिता को कैच करके ह्यूज ओवरहैंड राइट पंच को कनेक्ट करता है जिससे कि निकिता क्राइलॉफ हर्ट होकर ड्रॉप हो जाता है और फिर बोगदान गस्कॉफ उसे जरा भी चांस नहीं देता है। वो ह्यूज ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को लैंड कर रहा होता है और इवेंचुअली रेफरी को फाइट स्टॉप करने पड़ती है। तो बोगदान गस्कॉफ की ये अमेजिंग विन थी और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि बोगदान ने अपने दोनों हाथों को नीचे किया था तो इसकी वजह से निकिता उसके ऊपर ज्यादा अग्रेसिव हो रहा था और फिर एंड में वो लेग किक को थ्रो करने की ट्राई कर रहा होता है। बट बोगदान गस्कॉफ अपनी स्पीड को दिखाकर उसे बीट कर देता है। और अब इसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो मेन कार्ड की मेरी ओपिनियन में यही सबसे बोरिंग फाइट थी जहां पर अजू अल्माबाएव यूनानिमस डिसीजन से होसे ओचुआ को बीट कर देता है। जैसे मैंने कहा था कि होसे के लिए यह फाइट थोड़ी सी जल्दी आ चुकी है क्योंकि इस फाइट में भी हम देख सकते थे कि स्टैंड अप में उसकी फाइट गेम काफी अच्छी है। जितनी भी ये फाइट स्टैंडिंग रही है तो वो असू अल्माबाएव के ऊपर ह्यूज शॉट्स को लैंड कर रहा था। वो अपनी इसी स्ट्राइकिंग से अल्माबाएव को बैक डाउन भी करवा दे रहा था। बट फिर जब ग्रैपलिंग की बात आती है तो हम देख सकते थे कि वहां पर अभी भी होसे ओचुआ को काफी कुछ है लर्न करने के लिए और यहीं पर असू अल्माबाएव के पास ह्यूज एडवांटेज थी और थ्रू आउट ऑफ द फाइट वो अपनी चेन रेसलिंग को शो करता है। वो बार बार होसे को ग्राउंड में लेके जा रहा होता है और वो ज्यादा डैमेज तो नहीं दे पाया बट इन्हीं टेकडाउन्स की वजह से वो फाइट को ग्राउंड में रखता है, लाइट पंचेस को थ्रो कर रहा होता है, एक दो बार सबमिशंस के भी अटेम्प्ट होते हैं और ओवरऑल सुपीरियर ग्रैपलिंग को दिखाते हुए वो फाइट को विन कर जाता है बाय यूनानिमस डिसीजन। तो ओके फाइट थी बट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये जो 3 फाइट्स हैं इन्हें देखकर मजा आ गया। बहुत इंसेन फाइट्स गई हैं जहां पर फाइट ऑफ द नाइट की बात करते हैं यानी कि शारापुतिन मैगोमेडोव और मार्क एंड्रे बेरियल्ट के बारे में बात करते हैं जहां पर शारा बुलेट फाइट को विन करता है बाय यूनानिमस डिसीजन। क्या इंसेन फाइट गई थी ये। शारापुतिन मैगोमेडोव पहले लग रहा था कि उसका फाइट में पूरा कंट्रोल है बट फिर राउंड 2 में मार्क एंड्रे बेरियल्ट कम बैक करता है। वो बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था शारा को फिनिश करने के बट उसके बाद शारा अपना कम बैक करता है जहां पर राउंड 2 के ही एंड में वो फाइट बैक करने लग पड़ता है। तो मजा आ गया देखकर और मे बी शारा बुलेट इज बैक जिधर समवट उसका जो टेक डाउन डिफेंस था वो पहले से तो काफी बेटर लगा है और स्ट्राइकिंग में भी अगर तुम नोटिस करोगे तो इस फाइट में शारा अपने पंचेस को भी काफी अच्छे वे से लैंड कर रहा था। तो डेफिनेटली ओवरऑल मुझे लगता है कि उसकी फाइट गेम थोड़ी सी इवॉल्व हुई है। एनीवेज फाइट की बात करते हैं तो पहले राउंड ऑनवर्ड्स हम देखते हैं कि शारा मैगोमेडोव बेरियल्ट की लीड लेग को चॉप कर रहा होता है और 4-5 स्ट्राइक्स के बाद ही बेरियल्ट की जो लीड लेग थी उसमें बहुत ब्रूटल मार्क्स आने लग पड़े थे। पर इन्हीं सारी किक्स के बीच में जो बेस्ट चीज शारा ने की है वो थी क्लिंच में उसकी ब्रूटल एल्बोज, जहां पर जब भी मार्क एंड्रे बेरियल्ट ने डिस्टेंस को क्लोज किया है और क्लिंच करने की ट्राई की है शारा से तो हमेशा उस क्लिंच में शारा बुलेट बहुत अच्छी एल्बोज को थ्रो कर रहा था। और राउंड 2 में हम देखते हैं कि इन्हीं एल्बोज की वजह से मार्क एंड्रे बेरियल्ट के सर पर कट भी लग जाता है। वेयरएज मार्क एंड्रे बेरियल्ट की बात करें स्टार्टिंग में डेफिनेटली उसने ग्रैपलिंग करने की ट्राई की जहां पर वो 1-2 बार शारा को ग्राउंड में भी लेके चले गया बट जैसे मैंने कहा शारा ने अपने ग्रैपलिंग को थोड़ा सा इंप्रूव किया है तो यहां पर हम देख सकते थे कि वो ज्यादा टाइम तक ग्राउंड में नहीं रहता है, वो बहुत जल्दी अपनी फीट में वापस खड़ा हो जा रहा था। और अब राउंड 2 की बात करें तो जैसे मैंने कहा इन्हीं एल्बोज की हेल्प से शारा मार्क एंड्रे बेरियल्ट के ऊपर कट को लगा देता है बट फिर मिड ऑफ द राउंड 2 में सबसे बड़ी मोमेंट आती है जहां पर शारा बुलेट एक बार फिर से एल्बो को लैंड करने की ट्राई कर रहा होता है बट मार्क एंड्रे बेरियल्ट इसको रीड कर लेता है और शारा को काउंटर करता है अपने ह्यूज राइट पंच से जो एकदम से शारा के फेस पे कनेक्ट होता है और पता नहीं कैसे शारा बुलेट अपनी फीट में रहा क्योंकि ये पंच सच में बहुत ब्रूटल वे से लैंड हुआ है और ऐसा लगा कि शारा बुलेट नॉक डाउन तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो शारा को हर्ट करने के बाद बेरियल्ट उसके ऊपर चढ़ जाता है पूरा, वो ह्यूज पंचेस को कनेक्ट कर रहा होता है और एक बार फिर से शारा यहां पर रॉक हो जाता है। बस शारा ने यहां पर अपना रिकवरी रेट काफी फास्ट दिखाया है जहां पर वो बेरियल्ट के साथ क्लिंच करता है और दोनों वहां पर एक दूसरे के ऊपर अपर कट्स को लैंड कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद एंड ऑफ द राउंड 2 में शारा से बिग मूवमेंट आती है जहां पर इन्हीं क्लिंचेस के बीच में वो ह्यूज नीज को लैंड कर रहा होता है। वो एंड ऑफ द राउंड में इस नी को बॉडी पर या फिर बेरियल्ट के फेस पे कनेक्ट करता है जो बेरियल्ट को बहुत ज्यादा रॉक कर देता है बट जैसे जैसे बेरियल्ट राउंड 2 को सर्वाइव कर जाता है तो
दोनों की तरफ से बिग मोमेंट्स आई थी इस राउंड 2 में। वेरेज अब इसके बाद राउंड 3 की बात करें तो यहां पर शारा ने बहुत अच्छी फाइट की है। वो पूरा राउंड 3 का कंट्रोल लेता है, जहां पर फिर से वो लेग किक्स को थ्रो करने लग पड़ता है और अब हम देखते हैं कि ये लेग किक्स बैरियल्ट को ट्रबल दे रही होती हैं। वो नो लॉन्गर ज्यादा इफेक्टिव वे से प्रेशर को पुट ऑन कर पा रहा होता है और इसी की वजह से अब हम शारा बुलेट की राउंड 3 में और ज्यादा किक्स को देखते हैं, जहां पर वो साइड किक्स, लेग किक्स सबको थ्रो कर रहा होता है एंड फिर ओवरऑल वो फाइट को विन कर जाता है बाय यूनानिमस डिसीजन। तो एब्सोल्युटली बैंगर फाइट, ये फाइट ऑफ द नाइट डिजर्व भी करती थी और लग रहा है कि शारा की हाइप फिर से थोड़ी सी वापस आ रही है। बट आई एम प्रेइंग कि यूएफसी शारा को फिर से जल्दी पुश ना करे। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट को मेन इवेंट थी इस कार्ड की, जहां पर पीटे यान से हमें स्ट्राइकिंग की मास्टर क्लास देखने को मिलती है, जिधर वो मार्कस मिगी को बीट कर देता है बाय यूनानिमस डिसीजन। पीटे यान को स्ट्राइकिंग करते हुए देखकर बहुत मजा आता है। उसके जो पंच कॉम्बिनेशंस रहते हैं वो जो काउंटर करता है एंड ऑल्सो इसके साथ जो उसका सॉलिड डिफेंस रहता है, हर कुछ ऑन पॉइंट था इस फाइट में। तो जैसे कि हमें पीटे यान का पता है कि वो थोड़ा सा टाइम लेता है एडजस्ट होने में, तो एग्जैक्टली यहां पर भी ऐसा होता है। मार्कस मिगी स्टार्टिंग ऑफ द राउंड 1 में ज्यादा गुड शॉट्स को लैंड कर रहा होता है, वो लगता है कि वो ज्यादा स्पीड होता है, बट फिर एंड ऑफ द राउंड 1 में ही हम देखने लग पड़ते हैं कि जब भी दोनों के बीच में डिस्टेंस क्लोज हो रहा था, तो यहां पर पीटे यान जरा भी होल्ड बैक नहीं कर रहा था। वो अपने लेफ्ट हुक और राइट हुक से बार बार मार्कस मिगी को टैग कर रहा था। वेरेज इसके बाद राउंड 2 की बात करें तो ये राउंड है जहां पर पीटे यान ने मार्कस मिगी को ब्रेक किया है। राउंड 2 ऑनवर्ड्स हम पीटे यान के पंच कॉम्बिनेशंस को देखने लग पड़ते हैं, वो कैसे बॉडी को टारगेट करता है। और यहां पर पूरी फाइट में जो सबसे बेस्ट चीज पीटे यान ने दिखाई है वो था उसका क्लिंच वर्क, जहां पर वो अपर कट्स को लैंड कर रहा था और जैसे ही लग रहा था कि दोनों के बीच में सेपरेशन आने वाली है, तो वहां पर पीटे यान, जैसे मैंने कहा, वो अपने हुक्स को लैंड कर रहा था, जो ऑल्सो मार्कस मिगी को कपल ऑफ टाइम स्टन भी कर देता है। अब पीटे यान के अगर हम डिफेंस को भी देखें तो एक हाथ पीटे यान का पूरा टच करता है उसकी चिन को, जहां पर जब भी मार्कस मिगी का लग रहा था कि वो अपने पंचेस को कनेक्ट भी कर रहा है, तो वो एक्चुअली में रियली कनेक्ट नहीं हो रहे थे, जहां पर मेजॉरिटी वो पंचेस पीटे यान के हैंड पे लग रहे थे। उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द इंपैक्ट पीटे यान के फेस में पड़ भी नहीं रहा था। तो यहां पर पीटे यान ने बहुत सॉलिड डिफेंस को भी दिखाया है। सो ओवरऑल पीटे यान को विन करता हुआ देखकर काफी अच्छा लगा और यहां पर तो पीटे यान ने अपनी मास्टर क्लास को दिखाया है, तो ये विन और भी बड़ी बच जाती है। और अब इट्स लुकिंग लाइक कि मिराब और कोरी का जो भी विनर होगा वो फाइट करने वाला है पीटे यान के साथ। और अब इसके बाद चलते हैं मेन इवेंट में, जहां पर रॉबर्ट विटेकर और रेनियर डी रिडर पूरे 5 राउंड्स वॉर करते हैं। दोनों फाइटर्स में से किसी ने भी गिव अप नहीं किया और मल्टीपल टाइम्स हम फाइट में देखते हैं कि दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे एक दूसरे को फिनिश करने के। अब नॉट ओनली ये फाइट एक वॉर गई है, बट ऑल्सो इसके साथ ये फाइट बहुत ज्यादा क्लोज गई है, जहां पर रेनियर डी रिडर स्प्लिट डिसीजन विन को ले जाता है। फॉर श्योर ये डिसीजन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। मेनली जब बात करते हैं राउंड 5 की, तो वही राउंड है कंट्रोवर्शियल राउंड, बट इस राउंड में बाद में आते हैं। अब फाइट की बात करने से पहले मैं बहुत ज्यादा कमेंट्स को देख रहा हूं कि इमेजिन करो कि अगर ड्रिकस डु प्लेसी और रेनियर डी रिडर की फाइट हो जाती है, वो वन ऑफ द मोस्ट गूफी और स्लॉपी फाइट्स में से एक होगी, जिसपे मैं एग्री भी करता हूं, क्योंकि यहां पर हम फिर से देखते हैं कि ड्रिकस और रेनियर डी रिडर एक लॉन्ग डिस्टेंस ब्रदर्स लगते हैं और आरडीआर तो ड्रिकस से भी ज्यादा स्लॉपी है, बट गेस व्हाट, ये उसके लिए वर्क करता है। राउंड 1 की बात करें तो ये चीज सबने एक्सपेक्ट की थी कि रॉबर्ट विटेकर ज्यादा हेवी टेक्निकल स्टाइल से आने वाला है, तो यहां पर एग्जैक्टली ऐसा होता है। वो फाइट को डिस्टेंस में रखता है, वो अपनी स्पीड को यूज कर रहा होता है और जो उसके जैब्स थे वो हमेशा रेनियर डी रिडर को थ्रू आउट ऑफ द फाइट में ट्रबल दिए। तो मेरी ओपिनियन में राउंड 1 रॉबर्ट काफी इजीली विन कर जाता है। वो ऑल्सो आरडीआर के राउंड 1 में टेक डाउन्स को भी डिफेंड कर लेता है और ऐसा लग रहा होता है कि रॉबर्ट पूरा ऑन पॉइंट लग रहा है। बट फिर आता है राउंड 2 और यहां से आरडीआर का स्लॉपी फाइटिंग स्टाइल इफेक्ट लेने लग पड़ता है, जहां पर इस राउंड में रॉबर्ट विटेकर के ऊपर वो ज्यादा शॉट्स को लैंड करने लग पड़ता है। बट मेन चीज यहां पर थी आरडीआर की नीज। जब भी आरडीआर ये नीज को थ्रो कर रहा था तो उसके दोनों हैंड्स नीचे थे, बट फिर भी जब बात करें तो विटेकर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी इस राउंड में कि वो कैसे आरडीआर को काउंटर करे, और ये जो नीज थी ये विटेकर को बहुत ज्यादा ट्रबल देने लग पड़ी थी। और फिर लास्ट के 2 मिनट्स में हम देखते हैं कि आरडीआर रॉबर्ट के ऊपर ह्यूज नी को लैंड करता है और रॉबर्ट यहां पर अगर तुम उसके फेस को देखोगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखोगे, तो ये नी लेने के बाद ऐसा लगा कि रॉबर्ट सच में हर्ट हो चुका है। और फिर आरडीआर वहीं से उसे ग्राउंड में लेके जाता है और फिर ग्राउंड में ही पूरी फाइट को रखता है, जहां पर ऑल्सो वो रॉबर्ट के ऊपर काफी अच्छी एल्बोस को लैंड कर रहा होता है।
और अब चलते हैं राउंड 3 में, जो इस पूरी फाइट का सबसे बड़ा राउंड गया है, जहां पर स्टार्टिंग ऑफ द राउंड से ही आरडीआर अब खुद से प्रेशर डालने लग पड़ता है रॉबर्ट के ऊपर, और इसी के बीच में वो ह्यूज नी और उसके बाद हुक को लैंड करता है, जिससे कि रॉबर्ट विटेकर स्टन हो जाता है। वो और ज्यादा बैकवर्ड मूव करने लग पड़ता है और यहाँ पर आरडीआर ने एक और ह्यूज नी को लैंड किया, जिससे कि रॉबर्ट विटेकर अब पूरा हर्ट हो चुका था। तो ये चीज सेंस करते हुए आरडीआर अब पूरा प्रेशर डाल देता है रॉबर्ट के ऊपर। रेनियर यहाँ पर एक और बार नी के लिए जाता है, बट क्योंकि उसके दोनों हैंड स्लो होते हैं, तो विटेकर यहाँ पर एक बहुत बड़े ओवरहैंड को स्विंग करता है, जो पूरा आरडीआर की चिन पे कनेक्ट हुआ वो ड्रॉप हो जाता है। और सच बोलूं तो जब मैंने इस पंच को लैंड होते हुए देखा, मुझे लगा कि ये फाइट ओवर होने वाली है, जहां पर आरडीआर को बुरी तरीके से ड्रॉप करने के बाद वो उसके ऊपर पूरा चढ़ जाता है। वो ह्यूज शॉट्स को लैंड करने लग पड़ता है, वो एल्बोस को लैंड कर रहा होता है, बट जैसे तैसे आरडीआर सर्वाइव कर लेता है और वो मैनेज कर लेता है रॉबर्ट विटेकर को ग्राउंड में लेके जाने का, जहां पर फिर ये फाइट ग्राउंड में ही रहती है। और यहाँ पर वैसे तो आरडीआर ने ज्यादा कोई बिग शॉट्स को लैंड नहीं किया है, बट जिस वजह से वो अपने बॉडी का प्रेशर डाल रहा होता है रॉबर्ट के ऊपर, हम देख सकते थे कि राउंड 3 के बाद रॉबर्ट विटेकर बहुत ज्यादा थक गया था। और अब अगर हम राउंड 4 को देखें, तो देखने पर तुम बोलोगे कि इस राउंड में ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बट इट्स एक्चुअली रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर आरडीआर ने बहुत अच्छी फाइट की है। वो फिर से अपनी नीज पे जाता है, जहां पर एकदम से नी लैंड करके वो क्लिंच कर जा रहा था। अब अगर तुम नोटिस करोगे तो ये क्लिंच वो जितना डर्टी हो सके उतना बनाने की ट्राई कर रहा था, जहां पर आरडीआर अपने शोल्डर से रॉबर्ट विटेकर की चिन को प्रेस कर रहा था, उसके नोज को प्रेस कर रहा था, और जब भी दोनों के बीच में ब्रेक हो रही थी, तो वंस अगेन स्लॉपी स्ट्राइकिंग को दिखाते हुए आरडीआर मैनेज कर जा रहा था रॉबर्ट की चिन को फाइंड करने का, जिधर बेशक जो उसके जैब्स हो गए या फिर राइट स्ट्रेट पंचेस, वो कोई भी ज्यादा हैवी शॉट्स नहीं थे, बट डेफिनेटली ये रॉबर्ट पे इफेक्ट डाल रहे थे। और वंस अगेन वही नीज और वही क्लिंच वर्क। तो 4 राउंड्स के बाद हम बोल सकते हैं कि दोनों फाइटर्स ने 2-2 राउंड्स को विन किया, जहां पर रॉबर्ट विटेकर फर्स्ट और थर्ड राउंड को विन करता है, वेयरएज आरडीआर विन करता है सेकंड और फोर्थ राउंड को। और अब अगर हम बात करें 5th राउंड की, तो यही राउंड सबसे कंट्रोवर्शियल राउंड है, जहां पर ये राउंड बहुत ज्यादा क्लोज गया है। अब अगर हम टोटल स्ट्राइक्स को देखें, तो आरडीआर ने डबल या फिर ट्रिपल स्ट्राइक्स को थ्रो किया होगा इस राउंड में, बट आरडीआर की ये सारी स्ट्राइक्स में जो मेजॉरिटी लैंड हुई है, वो सारी क्लिंच में लैंड हुई है, जहां पर ये सारे पंचेस बहुत ही ज्यादा लाइट पंचेस थे। विटेकर की बात करें तो उसने भी कोई ज्यादा हार्ड शॉट्स को लैंड नहीं किया है, बट डेफिनेटली जब दोनों में डिस्टेंस था, तो रॉबर्ट यहां पर आरडीआर से तो ज्यादा हार्ड शॉट्स को लैंड कर रहा था। और इसीलिए कंट्रोवर्सी ही ये बनी हुई है कि बेशक रॉबर्ट विटेकर ने कम शॉट्स को लैंड किया, बट वो आरडीआर से डेफिनेटली थोड़े से हार्ड शॉट्स थे। कब हम ये कंसीडर करने लग पड़ेंगे कि जो टोटल स्ट्राइक्स हैं, वो आउट विन करते रही हैं लेस हैवी स्ट्राइक्स को। राउंड 5 में ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बट आरडीआर ने डेफिनेटली रॉबर्ट विटेकर को बहुत टाइम तक बार बार क्लिंच में रखा, और यहीं पर वो अपने छोटे छोटे स्ट्राइक्स को लैंड कर रहा था, और इसी की वजह से फिर ओवरऑल आरडीआर फाइट को विन कर जाता है बाय स्प्लिट डिसीजन। अब जैसे मैंने कहा, मुझे लगा कि राउंड 5 आरडीआर ने ही विन किया, जहां पर ऑल दो ये राउंड बहुत ज्यादा क्लोज किया था, बट फिर भी जब हम देखते हैं तो यही जो लाइट स्ट्राइक्स थी, ये आरडीआर ने कोई 50 या फिर 60 प्लस थ्रो की होंगी, वेयरएज रॉबर्ट विटेकर ने बेशक थोड़ी सी ज्यादा हैवी शॉट्स को लैंड किया, बट वो शॉट्स बहुत ज्यादा कम थे। तो मेरी ओपिनियन में ड्यू टू मोर एक्टिविटी और लाइट पंचेस ही, बट डेफिनेटली आरडीआर बहुत ज्यादा थ्रो कर रहा था, और इसीलिए वो राउंड 5 को विन कर जाता है। बट ओवरऑल जब हम फाइट को देखते हैं, तो ये दोनों मुझे लगता है कि डाउन तो डेफिनेटली नहीं गए। रॉबर्ट ने बहुत अच्छी फाइट की है, तो उसे अपनी ही प्लेस में रहना चाहिए, वेयरएज आरडीआर अब डेफिनेटली ऊपर मूव करने वाला है, और बेशक ड्रिकस की तरह उसकी ओवरऑल स्ट्राइकिंग स्लॉपी ही क्यों ना लगे, बट सबसे इफेक्टिव चीज यहाँ पर आरडीआर अपनी नीज को लैंड करता है। उसने बो निकल को ऐसे फिनिश किया, और अब रॉबर्ट विटेकर को भी उसने बहुत बार ऐसे हर्ट किया। तो बेशक ऐसे फाइटर स्लॉपी ही क्यों ना दिखे, नॉन टेक्निकल ही क्यों ना दिखे, बट ये डेफिनेटली वर्क करता है। तो ये था पूरा फाइट रिकैप। अब मुझे ये फाइट नाइट कार्ड बहुत अमेजिंग लगा है, बट व्हाट अबाउट यू गाइस, तुम्हें ये कार्ड कैसा लगा, और यहाँ पर कौन कौन सी फाइट्स ने तुम्हें बहुत ज्यादा इंप्रेस किया? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।